नाजरीन आदाब, हेलो करियर में आपका बहुत इस्तकबाल। मैं हूं आपका मेजबान आमिर अहसन, आप सभी के साथ रास्त। नाजरीन, ये वक्त नए जमाने के साथ कदम से कदम मिलाने का है। ये जमाना वक्त की रफ्तार से शिकायत का नहीं बल्कि अपनी रफ्तार को तेज करने का है। नए रास्तों पर चलना, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाना और हौसलों के पर लगाकर परवाज कर जाने का जमाना है। साइंस की तरक्की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की रफ्तार और इल्म वुसअत हम सभी के लिए नई राहें, नई उम्मीदें पैदा करता है और आगे बढ़ने और जिंदगी में कुछ कर गुजरने का हौसला देता है। सवाल सिर्फ यह है कि क्या आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी की परेशानियों को रोंदने के लिए, अपनी मुश्किलात का सामना करने के लिए, उसे खूबसूरत हल देने के लिए। क्योंकि अगर आप तैयार हैं तो आपके लिए सारी राहें आसान होती चली जाएंगी और रुकावटों के सभी ग्रहें खुलती चली जाएंगी। अगर नहीं तो दुनिया की कोई ताकत आपके मसाइल को हल नहीं कर सकती। पढ़ाई में हो रही मुश्किलात को दूर करने, जॉब की राह में रुकावट को खत्म करने और आपके करियर को एक नया मोड़ देने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू के इस खूबसूरत प्रोग्राम हेलो करियर में आप सभी का इस्तकबाल है। आज हमारे साथ करियर एक्सपर्ट हैं, मारूफ शख्सियत प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब, प्रो वाइस चांसलर दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर रेहान खान साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है इस हेलो करियर के खूबसूरत से प्रोग्राम में। शुक्रिया। ओके, आप हमें नाजरीन कॉल भी कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं 180088925156 या फिर 9989974324 पर, ये नंबर जो है आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आपके जो भी सवाल हैं, चाहे वो स्कूल से रिलेटेड हो या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी से मुतालिक हो, तालीम के मैदान में हो या जॉब से रिलेटेड हो, आप कुछ भी पूछ सकते हैं और हमारे करियर एक्सपर्ट आपके तमाम तर जो क्वेश्चंस हैं उसका जवाब देंगे। कॉल के दौरान बराए मेहरबानी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा बंद रखें। लेकिन आज का जो प्रोग्राम है उसमें कुछ हम खास करने जा रहे हैं। हालिया 2-3 सालों में कोरोना वायरस और दीगर बीमारियों के तनाजुर में फिलवक्त सबसे ज्यादा जिस कोर्स का बच्चे रुख करना चाहते हैं या उनके सरप्रस्त जो हैं उनको इस फील्ड में देखना चाहते हैं, वो है मेडिकल, पैरामेडिकल। आज हमारे करियर एक्सपर्ट पैरामेडिकल के तहत आपके सारे सवालात का जवाब देंगे। इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो पूछ सकते हैं। प्रोफेसर रेहान खान साहब, शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम को। हमें ये बताएं कि सेहत आम्मा का ये जो मैदान है पैरामेडिकल, हम सभी के लिए अहम क्यों है? आखिर तलबा इस जहत में करियर क्यों बनाए और मेडिकल इमरजेंसी या अस्पतालों में पैरामेडिक्स का जो किरदार इंतहाई अहम माना जाता है, क्यों माना जाता है? देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। बड़ा अहम एरिया है, ख़ासतौर से अगर हम मेडिकल कोर्सेज़ की बात करें, मेडिसिन की बात करें। ये एक बहुत ही वास्ट फील्ड है। जनरली लोग एस्पायर करते हैं, शुरुआत करते हैं डॉक्टर बनने की। जब बात होती है तो जनरली MBBS की बात होती है या और तमाम BDS या तमाम और जो भी बड़े कोर्सेज हैं डॉक्टर बनने की बात की थी। लेकिन जहाँ पर एक डॉक्टर होता है वहाँ एक बड़ा उसका सपोर्ट स्टाफ भी होता है जिसको पैरामेडिकल स्टाफ कहती हैं। तो पैरामेडिकल स्टाफ की अगर हम बात करें, जिस तरह से हेल्थ केयर सिस्टम इवॉल्व हो रहा है, जिस तरह भी देखा जो पेंडेमिक में एक ज़रूरत हुई, उस ज़रूरत के तहत बहुत सारा फोकस शिफ्ट हुआ है हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर। बहुत ज़्यादा उसमें तवज्जो दी जा रही है। बहुत प्रैक्टिकल जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनकी भी एक आमद बढ़ी है ख़ास तौर से। तो जो हिंदुस्तान का एक बड़ी पॉपुलेशन है, हिंदुस्तान अपने आप में एक इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसके अलावा हिंदुस्तान एक मेडिकल टूरिज्म का डेस्टिनेशन भी है। तमाम बहुत सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ और अदर कंट्रीज़ जो हैं वो रुख करती हैं हिंदुस्तान की तरफ अपने मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए। तो इस एतबार से अगर देखें तो एक बड़ा नंबर वो होता है जो पैरामेडिकल स्टाफ की रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। इसलिए बहुत ही अहम, और इसमें अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ करियर ग्रोथ आप ग्रो भी करते हैं, इन टर्म्स ऑफ सैलरी भी आप ग्रो करते हैं और आपको एक सेटिस्फेक्शन भी होता है आखिर कि आप जो है कम्युनिटी को, आप सोसाइटी को, नेशन को सर्व कर रहे हैं। बिल्कुल सर। ये इस पैरामेडिकल में कौन कौन से कोर्सेज हैं? मेरा मतलब कि हिंदुस्तान में पैरामेडिकल कोर्सेज की जो किस्में हैं वो क्या क्या हैं और इस कोर्सेज के बाद उनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ है? देखिए, जाहिर है जो भी सपोर्ट टीम्स होती हैं पैरामेडिकल स्टाफ कहलाता है। मिसाल के तौर पे
एक अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है नर्सिंग, उसको आप सपोर्ट में कह सकते हैं, लेकिन हम जनरली जब मेडिकल सिस्टम की या मेडिकल की बात होती है तो नर्सिंग को कहते हैं। लेकिन जो पैरामेडिकल कोर्सेज में जो कोर्सेज आते हैं वो कोर्सेज वो होती हैं जिसे मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो अभी कुछ बड़े इमर्जिंग कोर्सेज हैं, जैसे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की जो बात करें या मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हैं, उसमें डिप्लोमा से शुरुआत होती है, उसके बाद बीएससी होता है, एमएससी होता है उसमें। इसी तरह से अगर आप बात करें तो इमरजेंसी मेडिसिन की बात करें, जो इमरजेंसी सर्विसेज होती हैं, मेडिकल इमरजेंसी टेक्नीशियंस होते हैं, तो उसमें पूरा डिप्लोमा से शुरुआत होती है। बीएससी इन इमरजेंसी में सर्विसेज होता है, इमरजेंसी मेडिसिन होता है, तो वो स्टाफ एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट स्टाफ होता है, पैरामेडिकल स्टाफ रहता है। उसके अलावा अगर आप बात करें तो जो ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं, जितने भी आपके ऑपरेशन थिएटर में जो भी स्टाफ आपका आता है, वो टेक्निकल स्टाफ हो, तो उसमें भी डिप्लोमा से शुरुआत होती है, जिसमें ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस की बात करते हैं, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, बीएससी होती है उसमें। उसके बाद उसमें एमएससी भी होती है। इसी तरह से अगर आप देखें तो एक डायलिसिस की जो मशीन्स होती हैं, एक बहुत बड़ा नंबर होता है जहाँ पर डायलिसिस टेक्नीशियंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि तमाम तर अस्पतालों में आपको डायलिसिस टेक्नीशियंस की ज़रूरत होती है। तो आपका वो भी डिप्लोमा डायलिसिस टेक्नीशियन से शुरू होकर और बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी के पाथवे में जाता है। उसके अलावा एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की बात अगर आप करते हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, या बहुत ही अगर आप देखिए तो जो कार्डियो से रिलेटेड मशीन्स होती हैं, लाइक ईसीजी है, ईईजी है, एमएमजी है, तो इस तरह की जो मशीन्स होती हैं, एमआरआई है, इनको हैंडल करने के लिए आपको शुरुआत टेक्नीशियन से होती है, ऑपरेटर्स से होती है। उसके बाद उनकी टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए काफ़ी सपोर्ट जो स्टाफ चाहिए होता है वहाँ पर उसी वक्त, वो ये इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स हैं। उसके अलावा फार्मेसी का एक बड़ा स्टाफ होता है। सर बीच में रुकना चाहूँगा, बहुत ये जो है बहुत ज़्यादा वास्ट है ये, चूँकि इसमें बताते बताते हमारे बहुत सारे जो है सवाल छूट जाएंगे, तो मैं चाहूँगा कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम पूछ सकें। नाज़रीन, आपके स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, प्लीज़ उस पर भी आप हमें कॉल करके आपके जो भी सवाल हैं, जो भी क्वेरी आप पूछें। सर, ये पैरामेडिकल कोर्सेज की जो अहलियत है, कॉलेज से दूसरे कॉलेज या एक रियासत से दूसरी रियासत में मुख्तलिफ हो सकती है। इसका इन्हिसार कोर्सेज की नौयत पर भी हो सकता है। तेलंगाना वगैरह में जैसे देखिए बाईपीसी, एमपीसी अहम है इस कोर्सेज के लिए, तो दूसरी रियासतों में क्या है? मतलब इस कोर्स में जाने के लिए पैरामेडिकल के जो कोर्सेज आपने बताए, वो चाहे डिप्लोमा हो या सर्टिफिकेट हो, तो उसमें जाने के लिए क्या अहलियत होना ज़रूरी है? क्राइटेरिया क्या है इसका सर? देखिए, जो गवर्न होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो काउंसिल से गवर्न होते हैं, जिनकी रेगुलेटरी बॉडी है। जैसे मिसाल के तौर पे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, और जो डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है उसमें अहलियत 12th क्लास होती है। कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स हैं जो बेसिक सपोर्ट स्टाफ के होते हैं, जिसमें अगर आप देखें तो जो जैसे जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का एक कोर्स होता है, तो वो कोर्स आप 10th के बाद भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपका कोर्स की नौयत क्या है। अगर क्योंकि बहुत सारा जो बेसिक स्टाफ है, जनरल स्टाफ है, जैसे मैंने कहा जनरल ड्यूटी असिस्टेंट मास नंबर्स में चाहिए, उसमें आपकी 10th की, अगर 10th भी आपने किया हुआ है तो आप उसे कर सकते हैं। और उसके अलावा आपके पास जनरली 12वीं क्लास जो बीएससी जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जो बीएससी इमरजेंसी मेडिसिन और बीएससी डायलिसिस टेक्नोलॉजी और बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इसमें 12वीं क्लास अहलियत चाहिए होती है। कुछ जगह पर ये भी कंडीशनल हो गया है कि बायोलॉजी आपके पास ऐसे सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे जामिया बीवॉक इन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में ऑफर करता है, उसमें उन्होंने कैद लगाई हुई है कि आपके पास बायोलॉजी भी होनी चाहिए 12वीं में, आपने फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ पढ़ी हो। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, कॉलेज टू कॉलेज कहीं कहीं डिफर भी करता है, और डिपेंड करता है कोर्स का स्ट्रक्चर किस तरह का है। जैसे मैं बताऊं, मिसाल के तौर पे दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी दिल्ली में हम लोग एक सेंटर लॉन्च कर रहे हैं पैरामेडिकल साइंसेस का, उसमें अपोलो हॉस्पिटल के साथ है। उसमें हम लोगों का जो 2 प्रोग्राम है बीएससी के प्रोग्राम, दोनों में 12th क्लास, एक बीएससी इमरजेंसी मेडिसिन है, दूसरा बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी है। उसमें ये है कि अगर आपके पास 12वीं में
बायोलॉजी नहीं भी है, यानी कि आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, आप साइंस स्ट्रीम से होने चाहिए, तो आपको एडमिशन मिल सकता है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो किसी वजह से पीसीएम ले लेते हैं लेकिन उसके बाद वो शिफ्ट करना चाहते हैं इस तरह के कोर्सेज में, मेडिकल में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक ओपन रास्ता है कि वो अपने पीसीएम के बाद भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कोई टेस्ट नहीं है, मेरिट के बेसिस पे इसमें एडमिशन होता है। अगर आपके 50% मार्क्स हैं तो उसके या 60% मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सर, एक बहुत ही आपकी बातों से बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिली और यकीनन जो है तलबा को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने 2-3 तरह की जो बातें की और उसको मिक्स करके बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्टूडेंट्स को बताया। ये नीट का जो सवाल है ख़ास तौर पे कि नीट क्या लाजमी होगा इन पैरामेडिकल के कोर्सेज़ के लिए, उसके बारे में हमें बताएं। और साथ में ये बताएं कि जो बच्चे साइंस से 12वीं किए हैं और जो बच्चे आर्ट्स से किए हैं, तो क्या ये साइंस वाले तो ऑब्वियसली आपने बताया कि कर सकते हैं, क्या आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं? ये 2 सवाल है जो मैं पूछना चाहूँगा, जो अहम मुझे लगता है। बिल्कुल, देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें आर्ट साइड के बच्चे भी जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का कोर्स होता है, कुछ और प्रोग्राम्स हैं इस तरह के वो। लेकिन जैसे मैंने कहा, कोर्सेज पे डिफाइन करता है वो कोर्स का स्ट्रक्चर किस तरह का। जैसे अगर कोई बीएससी ऑफर कर रहा है तो उसमें बीएससी की एक कंडीशन हो जाती है कि आपके पास पीसीएम होना चाहिए, या फिजिक्स केमिस्ट्री से मतलब साइंस से आप आएंगे तब आप बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरह की जहाँ कंडीशंस होती हैं वहाँ पर, क्योंकि आपको साइंस का आपने या तो साइंस पढ़ी हो या कोई सब्जेक्ट्स पढ़े हो साइंस के 12th में, तो आपको वो ऑप्शन मिल जाता है। और जनरली जहाँ पर जो आपके नीट का सवाल आपने किया, नीट बिल्कुल नीट की कंडीशन अगर होती है तो नीट की कंडीशन मैं थोड़ा सा यहाँ डिफाइन और कर दूंगा तो और लोगों को भी हो जाएगा जो बच्चे नीट दे रहे हैं। तो नीट अगर आप देते हैं तो नीट आपका जाहिर है एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन के लिए आपको नीट की ज़रूरत होती है। उसके साथ आपको जो और अल्टरनेट हमारी जो पैथीज़ हैं, जैसे यूनानी पैथी है या आपकी आयुर्वेदा है या आपका होम्योपैथी है, इन सब में भी आपको नीट की ज़रूरत पड़ती है। आपको नीट, तो जो बच्चे भी इस तरह के कोर्सेज में जाना चाहते हैं उनको नीट लेने की ज़रूरत होती है। लेकिन बहुत सारे जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने इसमें कंडीशन की हुई है कि आपके पास नीट का, आप वो नीट के बेसिस पे, जैसे जामिया हमदर्द है दिल्ली में जो नीट के स्कोर पे फार्मेसी में एडमिशन करता है, तो इस तरह से कुछ लोग नीट के स्कोर को बेस बना लेते हैं एडमिशन लेने के लिए। लेकिन ज़्यादातर जगह पर पैरामेडिकल कोर्सेज में नीट की ज़रूरत नहीं होती, नीट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अलग अलग तरह से एडमिशन्स होते हैं। और जैसे आप अभी जानते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के कुछ जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसमें भी कुछ कोर्सेज में ये चीज़ आएगी जहाँ पर उसके थ्रू एडमिशन्स होंगे। राइट, हम थोड़ी देर के लिए नाजरीन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपके स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कॉल करें और आपके जो भी क्वेरी हैं, क्वेश्चंस हैं इस नीट के मुतालिक या फिर पैरामेडिकल के मुतालिक, मेडिकल के मुतालिक या उसके मुख्तलिफ आप पूछ सकते हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नाज़रीन, एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है न्यूज़ 18 के इस खूबसूरत से प्रोग्राम हेलो करियर में। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब, प्रो वाइस चांसलर डेली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। आप हमें कॉल कर सकते हैं आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर 9989974324 पर, और एक और नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आज जो ख़ास टॉपिक है, ख़ास उन्वान के तहत जो हम सवाल कर रहे हैं या फिर आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो है पैरामेडिकल। उसमें कितने कोर्सेज़ हैं, क्या क्या उसमें तरीक़े हैं, क्या क्या उसके क्राइटेरिया क्या क्या है। प्रोफेसर रेहान खान सूरी साहब, एक बहुत ही अहम सवाल है क्योंकि ज़्यादातर ये माना जाता है कि कोई भी कोर्स जो करता है, ज़ाहिर है कि फलाही काम तो अपनी जगह है, लेकिन एक बहुत ही अहम चीज़ है कि पैसे। क्योंकि अगर मेडिकल के जो भी कोर्सेज़ हैं, MBBS वगैरह, उसके अलावा दूसरे कोर्सेज़ हैं, वो तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि कोई डिप्लोमा करता है, सर्टिफिकेट कोर्सेज़ करता है, तो क्या उसके करियर आगे जो है चल कर के ब्राइट होंगे? ख़ास तौर पे इकोनॉमिकल में पूछना चाहता हूँ।
बहुत अच्छा आपका सवाल है आमिर साहब। देखिए, जितने इस तरह के प्रोग्राम्स रहते हैं, चाहे वो डायलिसिस टेक्नीशियंस की बात हो, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की बात हो, या आप मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की बात करें, इनकी जो एंट्री लेवल होता है वो थोड़ा सा कम सैलरी होती है। मिसाल के तौर पे 15,000, 16,000 या 18,000 से शुरुआत होती है, कहीं कहीं 20,000 से भी शुरुआत होती है। लेकिन इसके बाद जब एक साल गुजर जाता है या 2 साल गुजर जाते हैं और अच्छी परफॉर्मेंस होती है, तो इनकी ग्रोथ फास्ट होती है। फिर अगर आप देखेंगे, जो लोग 4 साल 5 साल वाले होते हैं, उनका एक अच्छा करियर ग्राफ होता है इन टर्म्स ऑफ सैलरीज ऑल्सो, और आगे चल के इनकी सैलरी बड़ी तेजी से बढ़ती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि इनकी पूरे पूरे कहते हैं इतना एक्सपर्टीज हो जाती है कि डॉक्टर्स की डिपेंडेंसी बहुत हाई होती है इस तरह के टेक्नीशियन, ऑपरेशन खास तौर से, जो क्योंकि ये बड़े हाईली स्किल्ड एक तरह से लोग हो जाते हैं। और जिस तरह से अभी टेक्नोलॉजी के चेंजेस हो रहे हैं, उसमें मशीन्स का अपडेशन होता रहता है और नए तरह की चीज़ें की ज़रूरत होती है, तो इस तरह के स्किल सेट की एक बहुत ही डिमांड है। और तो अगर आप इसको देखेंगे तो एक बहुत अच्छा खास तौर से, और डिमांड बहुत होती है जब एक बार आपके पास एक्सपीरियंस होता है। तो आप अभी हो सकता है इनिशियली आप किसी छोटे अस्पताल में काम कर रहे हो, और उसके बाद आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है, वैसे वैसे आपका मूवमेंट भी होता रहता है बड़े अस्पतालों में। तो जो अगर जिस तरह के आप सुपर स्पेशलिटी जब हॉस्पिटल में जाएंगे, तो आपकी सैलरी उसी हिसाब से ज़्यादा हो जाती है। और कहीं कहीं देखा गया है कि बहुत हाई सैलरीज होती हैं, और बहुत सारा एक और भी देखा गया है जिसमें आपका मूवमेंट हिंदुस्तान से बाहर की कंट्रीज में भी होता है, जहां पर गल्फ कंट्रीज एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है, जिसमें अच्छी हिंदुस्तान के काफ़ी जो कहते हैं आपके बड़े स्टाफ, जो मेडिकल स्टाफ यहाँ से जाता है, वहाँ की गवर्नमेंट जॉब्स में चांसेस मिलते हैं काम करने के। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा करियर है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डॉक्टर बनकर ही एक अपने आप को मेडिकल लाइन में आप आगे बढ़ा सकते हैं। आप एक पैरामेडिकल स्टाफ बन के भी बहुत अच्छा एक अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपके पास डिग्रीज जो है, जैसे आप डिप्लोमा अगर करते हैं या सर्टिफिकेट करते हैं, तो आप उस लेवल पर रहेंगे। धीरे धीरे आप अपनी एक डिग्री को एनहेंस करते रहेंगे, तो आपकी आगे जो है आपका करियर, आपकी सैलरी, सब चीज़ों में आपके इजाफा होगा। लेकिन आपको अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाना होगा, और क्वालिफिकेशन धीरे धीरे आपको ऐड करनी होंगी। जैसे जैसे आप अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करते जाएंगे, मिसाल के तौर पे आपने बीएससी करने के बाद एक अपनी क्वालिफिकेशन एमबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कर लिया, या किसी एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के किसी मैनेजमेंट में कर लिया, तो आपको फिर एक आप फ्लोर मैनेजर हो सकते हैं, या पूरे कभी आगे चल के आप पूरे हॉस्पिटल के मैनेजर भी हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन को एनहेंस कर रहे हैं। और ये सबसे अहम हो जाता है कि आपको बहुत ही रेलेवेंट एजुकेशन पे और स्किल सेट पे काम करना। देखिए, अभी डिग्री की अहमियत तो है, लेकिन स्किल की भी ज़्यादा अहमियत है। तो आपको ये देखना है कि कौन सी डिग्री स्किल के साथ करनी है। अगर आप दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी का रोल देखें, हमारा रोल ही ये है कि जो बच्चे स्किल में आते हैं, वो स्किल में कैसे अपनी जॉब करते हुए या जॉब करने के बाद सालों बाद अगर उन्हें ज़रूरत है किसी डिग्री को एक्वायर करने की हायर एजुकेशन में, तो हमारी जैसी यूनिवर्सिटीज़, जैसे दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी है, उस तरह के लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देती हैं कि वो अपनी बीएससी और एमएससी का कंप्लीट कर सकते हैं आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कोई एज फैक्टर नहीं होता, और अगर उन्होंने कोई डिप्लोमा किया हुआ है तो उसके क्रेडिट्स मिल जाते हैं, तो वो फर्दर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके सर, इससे रिलेटेड एक और सवाल है। देखिए, ज़्यादातर ऐसा हो रहा है कि जो ख़ास तौर पे डी फार्मा, बी फार्मा बच्चे कर रहे हैं, मतलब सेहत आमा के जितने भी कोर्सेज हैं सर, उसके ताल्लुक से ये होता है कि मैनेजमेंट कोटे से सरपरस्तों को एक बड़ी मोटी रकम खर्च करनी पड़ती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो अब लैब टेक्नीशियंस और जितनी भी रास्ते आपने बताए, इसमें क्या सरकारी तालीम गाहें, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस जितने भी हैं वो, और भी जहाँ पे भी इस तरह के जो है कोर्सेज हो रहे हैं, तो आम तौर पे उन बच्चों को जिनकी मुआशी हालत बेहतर नहीं है, वो मैनेजमेंट कोटे से नहीं आ सकते, तो उनके लिए क्या क्या जो है रास्ते हो सकते हैं इस फील्ड में? देखिए, ये एक मिथ है, मैं आपको बताऊं, मतलब एग्जैक्टली मिथ इसलिए नहीं कह सकते कि बहुत सारी जगह पे हमने देखा नहीं। अगर आप टोटल नंबर देखोगे तो गवर्नमेंट सीट्स बहुत सारी हैं, अच्छे नंबर की सीट्स हैं। खासतौर से पैरामेडिकल में आपके पास बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस आपको मिलेंगे जहां पर फीस जो है बहुत बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब एक नॉर्मल फीस है। अगर आप 2,000 रुपये महीना या 3,000 रुपये महीना या 5,000 रुपये महीना एक बढ़ जाता है, लेकिन 2-3 हज़ार रुपये महीना को अगर देखें तो 24-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये तक की फीस आपको मिलेगी। बहुत सारी जगह पे बिल्कुल फीस भी नहीं है, ऐसा भी है।
तो अगर आप देखेंगे तो इसमें हमें सिलेक्शन ठीक तरह से करना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो, अगर आप यहाँ की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर मैनेजमेंट सीट्स की बात होती है। जो जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें, या गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, या जो एडेड या फंडेड कॉलेजेस हैं, वहाँ पर देखा ये गया है कि जनरली फीस कम है। लेकिन ठीक है, ये मेडिकल कोर्सेज में फिर भी अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल कोर्सेज से मेडिकल कोर्सेज की फीस दोनों को अगर देखेंगे तो उसमें ज़्यादा होती है। उसके लिए मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जो बच्चे भी हमारे ख्वाह हैं वो सबसे पहला काम ये करें कि आप पहले अपनी सीट इंश्योर करिए। आपकी सीट, आपको एडमिशन मिलना चाहिए किसी सरकारी या किसी रेप्यूटेड अच्छे इंस्टीट्यूशन में। गैर सरकारी भी अगर है लेकिन अच्छा होना चाहिए, टॉप इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। तो काफ़ी स्कॉलरशिप्स के रास्ते हैं, ख़ासतौर से जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन मिलता है उनको काफ़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सरकार की तरफ से बहुत सारी मेरिट स्कॉलरशिप्स हैं, और उसको थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। हमारे बच्चे बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करते। अगर आप देखें तो कैटेगरी के लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, बहुत सारी आपकी मेरिट कम मींस की स्कॉलरशिप्स हैं, बहुत सारी आपकी EWS कैटेगरी के लिए स्कॉलरशिप्स हैं। तो इस तरह की एक तो ये देखना चाहिए। दूसरा, और एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि EWS कैटेगरी में एक मैंडेटरी नंबर है सीट रिजर्व का, तकरीबन अक्रॉस ऑल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो उसके लिए लेकिन आपके पास एक अपना EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशंस में आपको एडमिशन मिल सकता है। अगर आप अहल हैं और आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो उस कैटेगरी में भी अप्लाई करना चाहिए। हमने ये देखा गया है कि काफ़ी लोग इस बात को नहीं जानते कि EWS में आपको एडमिशन्स में भी रिजर्वेशन मिलता है, आपको जॉब्स में भी रिजर्वेशन मिलता है। तकरीबन 10% सीटें सभी जगह पर इस तरह की रिजर्व होती हैं। तो इन कैटेगरीज में भी अप्लाई करना चाहिए, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में आपको कम फीस में, या आपको ज़्यादातर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी फ़ीस में आपको फ्री शिप मिलती है, या आपको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, या और बहुत सारी ऐसी गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको आपकी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी मैनेजमेंट, मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि आपको अवॉइड करना चाहिए मैनेजमेंट सीट्स या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए। आपको फोकस करना चाहिए सरकारी इंस्टीट्यूशंस पे। आप सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज को देख सकते हैं। कभी कभी आप इनिशियली, ज़रूरी नहीं है, हमने देखा है बहुत सारे लोग बहुत बड़ी फीस को लेके और फिर फीस के इंतजाम में या लोन लेने के सही कहा डॉक्टर रेहान खान सूरी साहब आपने। देखिए, ज़्यादातर बच्चे जो है ये जो रुख करते हैं कि हम जाएंगे, हुकूमत के अलावा जो निजी इदारे हैं उसकी तरफ रुख न करें, सरकारी इदारों का रुख करें। और आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, ख़ास तौर पे इस दौर में, इस कोर्सेज़ में, जबकि पूरी दुनिया को इन कोर्सेज़ की ज़रूरत है। नाज़रीन, हर हफ्ते की तरह आज भी आपके सामने ढेर सारे बातें हुई। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आप सभी के साथ, लेकिन आज के लिए हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर रेहान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारी ढेर सारी मालूमात हमें फराहम की, बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। नाज़रीन, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन, आज ही के इसी टाइम पे आप सभी के साथ। अभी फ़िलहाल के लिए इस वक्त आप सभी से अलविदा चाहूँगा। आदाब।